अबू ने खुशी खुशी दोनों बेटियों को साथ जाने की इजाजत दे दी। दानिया हमारे साथ थी तो कार के पीछे मैं, हीरा और दानिया बैठ गए। सामने सुल्ताना और सरफराज भाई बैठे थे। सुल्ताना ने सबसे पहले हमें गुलबर्ग प्लाजा दिखाया जो वाकई बहुत खूबसूरत था। हमें इस प्लाजा का दौरा करना है। हीरा ने प्रस्ताव रखा, दानिया ने उनका साथ दिया, तो हम गाड़ी खड़ी करके बाहर आ गए और उसके बाद हम अपने बहुमंजिला प्लाजा में घूमने लगे। यह एक आधुनिक इमारत थी। हम लोग अजीब सी स्थिति में इस प्लाजा को देखते रहे। यहाँ मौजूद लोगों को कोई भ्रम नहीं होगा कि ये चंद लोग जो इस वक्त नजर आ रहे हैं इस प्लाजा के मालिक हैं। हमें साधारण ग्राहक समझा जा सकता था, हालांकि ऐसी बचकानी भावनाएं कम से कम मेरे दिल में थीं। बाकी लोगों का क्या हाल है इसका अंदाजा नहीं था। हम काफी देर तक इस प्लाजा के आसपास घूमते रहे और फिर बाहर आ गए, और खासकर सुल्ताना के चेहरे से ऐसा लगता था कि उन पर गहरा असर पड़ा है। उसके बाद हमने अन्य जगहों को देखा, बताए गए बंगलों पर पहुँचे। अनोखी इमारतें थीं। पापा ने वास्तव में अपने वतन में बहुत कुछ किया था। घर वालों को इसकी कुछ जानकारी थी या नहीं। हम वहां से वापस मुड़े, गुलबर्ग के बंगले पर आए और उस बंगले को भी देखा। फिर सरफराज भाई ने हीरा और सुल्ताना से कहा, हाँ, ये बताओ कि तुम्हें होटलों वगैरह में खाने की इजाजत है या नहीं। हीरा के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने सुल्ताना की तरफ देखा। फिर उसने कहा कि हमारे कौन से भाई बैठे थे जो हमें होटलों वगैरह में खाना खिलाते थे। अब अल्लाह ने इसे संभव कर दिया है। मैं और सरफराज भाई हंसने लगे। तब सरफराज भाई ने कहा, ताया अबू को आपत्ति नहीं होगी। नहीं, अबू ने हमें इजाजत दे दी है कि हम जब चाहें घूमने निकल जाएं। अब ये अलग बात है कि कभी किसी होटल वगैरह में खाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन अगर शादी समारोह किसी होटल वगैरह में हुआ हो तो जरूर गए होंगे। हमने सभी प्रमुख होटलों की जांच की है, तो चलिए कहीं बैठकर खाते हैं। एक अच्छा होटल चुना गया और खाने का ऑर्डर दिया गया। सरफराज भाई ने तब कहा जब वो भोजन से मुक्त थे, दानिया तुम लोग बैठो, हम अभी आए। हम दूर नहीं जा रहे हैं, हम होटल में हैं। आओ साहब, कृपया मेरे साथ आओ। मैं चुपचाप उठा। सरफराज भाई हॉल से निकलकर होटल के उस हिस्से में पहुंचे जहां बड़ी बड़ी खिड़कियों से बाहर की बड़ी सड़क दिखाई दे रही थी। सरफराज भाई एक तरफ खड़े होकर दूसरी तरफ चश्मे से देखने लगे। तब उसने कहा, शिहाब अपने आप को काबू में रखें, मैं आपसे कुछ प्रकट करना चाहता हूँ। सरफराज भाई का लहजा बहुत गंभीर था। मैं चौंक गया और उसकी ओर मुड़ा। सब ठीक है। सड़क के दूसरी तरफ ब्लैक लैंड क्रूजर देखें। उसने एक कार की ओर इशारा किया और मैं उसकी ओर देखने लगा। यह एक बेहतरीन कार थी। मैं बोला, हाँ, सब ठीक तो है साहब। यह लैंड क्रूजर तब से हमारा पीछा कर रहा है जब से हम सुमनाबाद के दूसरे गोल चक्कर से आगे बढ़े। पीछे यानी हमारा पीछा किया जा रहा है। जी हाँ, यह लैंड क्रूजर काफी समय से हमारी कार के पीछे चल रहा है। हम जहाँ भी गए मैंने उसे अपने पीछे देखा और यह अभी भी यहाँ है। सच में भाई, मेरा लहजा उत्सुकता से भरा हुआ था। पहले तो मैंने नहीं सोचा, लेकिन फिर मैंने इसे प्लाजा के सामने देखा और फिर मैंने इसे डिफेंस बंगलों में से एक के पास देखा। तब मैंने सोचा कि यह कार हमारे साथ क्यों फंसी हुई है। मैं तब से बस उस पर नजर रखता था। अब यह फिर हमारे सामने है। यह आश्चर्य की बात है। इसमें कौन हो सकता है? अभी इस विषय पर बात नहीं कर सकता, लेकिन इस बात से हमें एहसास होता है कि पापा की बात बिल्कुल सही थी। यहाँ हमारे दुश्मन हैं और हमें उनसे सावधान रहना होगा। जाहिर है
किसी को हमारे आने की खबर जरूर होगी। मेरे दिमाग में एक और बात आती है। क्या नहीं, बस छोड़ो, हम बाद में बैठकर इस विषय पर बात करेंगे। ठीक है भाई, लेकिन अगर आप मुझे किसी बहाने से बाहर जाकर देखने को कहें तो बच्चों की तरह बात मत करो। मैंने कहा नहीं, हमें सावधान रहना होगा। मैंने लैंड क्रूजर को सभी काली खिड़कियों के साथ फिर से देखा। यह एक शानदार कार थी। इसका मतलब यह है कि अगर कोई सच में हमारा पीछा कर रहा है तो वो एक अमीर आदमी है। लेकिन वह कौन हो सकता है? हम दनिया और हीरा के लोगों के पास लौट आए। हीरा और सुल्ताना खुशी के मारे पागल हुए जा रहे थे। भोजन की सराहना की गई। फिर हम घर वापस चल दिए। घर का माहौल बेहतर था। ताया अबू हमसे हमारे दौड़ने का ब्यौरा पूछता रहा। फिर मौका पाकर शहाब भाई और मैं घर के दूसरे हिस्से में आ गए, जहां ताया अबू ने हमारे रहने का इंतजाम किया था। सरफराज भाई बहुत गंभीर थे। मैंने पछताते हुए कहा, एक दिक्कत है भाई। क्या उन्होंने मुझे चौंक कर देखा। हमें इस लैंड क्रूजर का नंबर देखना चाहिए था। मैंने देख लिया, सरफराज भाई ने मुस्कुराते हुए कहा। वाह, तब हम इसके बारे में जान सकते हैं। जानकारी पंजीकरण कार्यालय से प्राप्त की जानी चाहिए, मैंने कहा, और सरफराज भाई के दिमाग में अचानक ख्याल आया। उसने कुछ देर सोचा और फिर बोला, साहब, मैं आपसे कुछ खास बात करना चाहता हूँ। मैं बस थोड़ा अलग बैठने का मौका पाना चाहता था। उस वक्त हम यहाँ नहीं आए तो रात में आप और मैं इस पर बात करते हैं। क्या भाई? नहीं, इसमें भ्रमित करने वाली या परेशान करने वाली कोई बात नहीं है। आपने देखा कि अल्लाह की कृपा से पापा ने इतना कुछ किया है कि मनामा में हम सोच भी नहीं सकते थे। फिर हमारे सामने जो जमीन जायदाद आई है, उसका विवरण भी आप जान लीजिए। मैं सोच रहा हूँ कि इतनी संपत्ति को संभालने और उस पर पूरा नियंत्रण रखने के लिए हम दोनों काफी नहीं हैं। और बात शहाब की है कि दुनिया में किसी पर भरोसा करना मुनासिब नहीं है। हमें जो करना है अपने दम पर करना है। मैं इस वक्त जहीर हुसैन की बात कर रहा हूँ। बहुत परिष्कृत लोग हैं और उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ हमें हमारी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। केवल उन पर निर्भर रहकर हम सब कुछ नहीं कर सकते। हमें एक छोटा सा कार्यालय बनाना होगा जिसमें हमें अपने हितों की देखभाल करने के लिए हमारे साथ काम करने वाले कुछ लोगों की भी आवश्यकता होगी। इस लैंड क्रूजर का पीछा करते हुए आज हमें यह भी एहसास हुआ कि हम पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं और कोई हमारा पीछा कर रहा है। वो कौन है यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन पापा की बातें बार बार याद आती हैं कि वहाँ हमारी कुछ दुश्मनी चल रही है। शहाब, अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। मैं लापरवाह नहीं होना चाहता। मैं खुद को बहुत अनुभवी तो नहीं कहता, लेकिन दुनिया से थोड़ा बहुत अनुभव जरूर हासिल किया है। यानी केवल समय पर निर्भर रहने वाले भी अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। मनुष्य को स्वयं आगे बढ़कर बहुत कुछ करना होता है, और यह हमारे लिए बहुत जरूरी भी है। समझ गया भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि हमें कुछ श्रमिकों की आवश्यकता होगी और हम उन्हें स्वयं खोज लेंगे। समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर हम अपनी जरूरत के लोगों को आसानी से चुन सकते हैं, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि अगर अखबार का विज्ञापन हम करते हैं तो हमारे बीच गलत लोग भेजे जा सकते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए सरफराज भाई की तरफ देखा और कहा, माना कि आपकी सोच और आपका अनुभव मुझसे बहुत आगे है। सरफराज भाई मुस्कुराने लगे और फिर बोले, पापा को मार दिया गया है। कम से कम मुझे इसमें कोई शक नहीं है। पापा के हत्यारों का पता लगाना भी हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है। हमें सभी मोर्चों पर मिलकर काम करना होगा।
मैं कंपनी के साथ एक ईमानदार समझौते पर पहुंचने के लिए आखिरी बार मनामा जाना चाहता हूं। बिल्कुल सरफराज भाई, लेकिन अब मुझे थोड़ी चिंता हो रही है कि शायद हमारे दुश्मनों को हमारे यहाँ आने का पता चल गया होगा। पापा को मारने वाले लोग भी हो सकते हैं। तुम क्या सोचते हो? मैंने सोच समझकर सिर हिलाया। इतने में हमीदा ने आकर कहा, बिग ब्रदर आपको बिग सरकार कह रहे हैं। वह सरफराज को बड़ा भाई कह रही थी। सरफराज भाई ने कहा, क्या हम चलेंगे? तुम जाओ, मैं अभी यहीं बैठता हूँ, मैंने कहा और सरफराज भाई ने गर्दन हिलाई और चले गए। मैं अपनी जगह पर बैठ गया और सरफराज भाई की बातों पर विचार करने लगा। वह बिल्कुल सही थे। हमें कुछ लोगों को अपने सहायकों के रूप में शामिल करना था, लेकिन उसके लिए हमें एक जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। ऑफिस बनाना भी जरूरी हो गया है, क्योंकि संपत्ति आदि के भी चक्कर लगाने पड़ेंगे। एक नियमित सेटअप करना होगा। हम सबने मान लिया कि हमारा निवास इसी मकान में होना चाहिए। न ताया अबू को छोड़ा जा सका और न दादी अम्मा को। अतीत में जो कुछ भी हुआ, लेकिन अब वह व्यक्ति दुनिया में मौजूद नहीं था जिसके द्वारा इन लोगों को भ्रष्ट किया गया था। तो हम रिश्तेदारों को देखेंगे। अगर यहीं कहीं ये ऑफिस बना दिया जाए तो कैसा रहेगा? जाहिर है हमारे पास करने के लिए कोई व्यवसाय नहीं है। आपको अपनी संपत्ति की देखभाल के लिए बस कुछ अन्य लोगों को नियुक्त करना होगा। मैंने इस भाग को देखा था, लेकिन इस दृष्टिकोण से नहीं था, इसलिए मैं उठा और रहने वाले क्षेत्र के कुछ हिस्सों की तलाश करने लगा जो सीधे बाहरी दरवाजों से जुड़ा हो और जहां एक कार्यालय बनाया जा सके। 2-3 कमरों को देखने के बाद मैं आखिरी कमरे में पहुंचा जो आधा अंधेरा था। यह एक ऐसा कमरा था जिससे बाहर निकलने के बाद बाहरी गेट तक जाया जा सकता था। मैं कमरे को रोशन करने के लिए दीवार पर एक स्विच की तलाश कर रहा था ताकि मैं इसकी जांच कर सकूं कि अचानक मुझे बिल्ली की तरह एक गड़गड़ाहट सुनाई दी और मेरी नज़र उस कोने पर गई जो पूरे कमरे का सबसे अंधेरा कोना था। वहां मैंने 2 आंखें देखीं, 2 गहरी सफेद आंखें, पुतलियों के बिना।